नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित भी किया गया। यहां से मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए भी जाए गए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकम भवन में आयोजित श्रेष्ठ पीठाधीश्वर सतवो बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहां उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहां से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहां से एक्सपोर्ट हुए, यहां से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है। 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसाय नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के गंगा घाट से वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में जेटी का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसका लाइव प्रसारण गाजीपुर के कलेक्टर गंगा घाट किया गया। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि आज गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 जेटी का लोकार्पण और 4 जेटी का शिलान्यास किया गया। अब इसकी वजह से जल यात्रियों और व्यवसाय की दृष्टि से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोकार्पण भी है और शिलान्यास भी है। मुझे लग रहा है गाजीपुर में 5 जगह का है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप जेटी पे ही हैं तो आपको लग रहा होगा कि इससे क्या इसके फ़ायदे हैं। जो कमर्शियल नाव आएंगी या शिप आएंगे बड़े, उनके लिए भी, और पैसेंजर जो शिप आएंगे उनके लिए भी बहुत सुविधा के लिए ये अच्छी चीज़ है। इस पर आराम से पैसेंजर उतर जाएंगे। और बेहतर ये है कि बाढ़ के समय जब पानी बहुत बढ़ेगा तो इसको आप कहीं भी आप सेफ जगह शिफ्ट कर सकते हैं। लोकार्पण भी है और शिलान्यास। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे कानपुर से अगली खबर। जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। टैंक की साफ करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। जाजमऊ के शालीमार टेनरी में यह हादसा हुआ। मजदूरों को अस्पताल लेकर आया युवक मौके से भागा। मजदूरों के शव हैलिट अस्पताल में छोड़कर के युवक भाग गया। मजदूरों के मौत के बाद परिजनों में हंगामा मच गया। परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझा करके उन्हें शांत कराया है। लखीमपुर खीरी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मुद्रा लोन के नाम पर 4 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फिलहाल प्रारंभिक जांच के बाद
ब्रांच मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है। खबरों की माने तो जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच 25 लोगों के फर्जी दस्तावेज लगाकर मुद्रा लोन के नाम पर बैंक से 4 करोड़ रुपए निकाले गए। मामले का खुलासा खाता धारकों को नोटिस मिलने के बाद हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले में अब तक 88 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं जो कि संचालित हैं। इस बार धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई भी असुविधा न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अपने मातहतों को सख्त हिदायत भी जारी की है। बता दें कि धान क्रय केंद्रों को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। करने के लिए मौजूद हैं जिलाधिकारी संजीव रंजन जी। सर, सिद्धार्थनगर जिले में किसानों की धान खरीद के लिए कितने सेंटर बनाए गए हैं और सर क्या क्या व्यवस्था है सेंटर पे? अभी हम लोगों ने कुल 88 क्रय केंद्र तैयार किए हैं और इन 88 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जाएगी। रजिस्ट्रेशन का कार्य है जो कि प्रारंभ हो गया है। किसान चाहें तो पोर्टल पे अपना नाम अंकित कराकर उसका रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि उनको समय मिल जाए और उनका विक्रय हो सके। अभी जो क्षेत्र में धान की फसल की कटाई शुरू हुई है तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फसल की कटाई बढ़ेगी तो लोग जल्दी जल्दी बेचना चाहेंगे। तो हमारे केंद्रों पर पूरी व्यवस्था है और वो आएँ और उन्हें जो है प्रॉपर प्राइस के साथ सरकारी खरीद की जाएगी। सर, क्या लक्ष्य दिया गया शासन की तरफ से जिले को? हर वर्ष की तरह रहेगा कि उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? देखिए, ऐसा सच इस बार कोई अभी तक लक्ष्य नहीं दिया गया है, परंतु जितने भी किसान आएंगे सबकी खरीद की जाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। क्योंकि अब आजकल जो मंडियों में भी प्राइस जो है धान के अच्छे मिल रहे हैं, तो किसानों के ऊपर उनको स्वतंत्रता है कि जहाँ भी बेच सकें, लेकिन यहाँ सरकारी खरीद में उन्हें जो सरकारी दर पे उन्हें तत्काल पैसा जो है प्राप्त कराया सर, जाएगा। इस बार काला नमक की भी खरीदी होगी क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो काला नमक चावल की खेती कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ अलग से सेंटर बनाए गए हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो खरीद होती है वो हमारे पीडीएस शॉप के लिए होती है। काला नमक का जो धान है या काला नमक चावल है, ये एक हाई इन वैल्यू का चावल है। ये जो कि सेंटेड और सुगंध रहित चावल है, तो इसके प्राइस अलग होते हैं। तो इस मतलब काला नमक की जो है पीडीएस पर कोई उसकी खरीद नहीं होती है उसकी। सर, सेंटरों पर कई बार जो सेंटर संचालक हैं उनकी लापरवाही किसानों को कई बार चक्कर लगा देते हैं, उससे किसान मजबूर होकर अपना जो धान है बिचौलियों को बेच देता है। इस बार स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ऐसी कोई समस्या ना हो और अगर कोई भी इस तरह की गलती में पाया जाएगा तो उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे जिला अधिकारी संजीव रंजन, जिन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में किसानों के धान खरीदी के लिए 88 केंद्र बनाए गए और सभी केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। हर स्तर से किसानों की धान सिद्धार्थनगर जिले में खरीदी जाएगी। अब किसानों को बिचौलियों के हाथ अपना धान नहीं बेचना पड़ेगा। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजिदा बेगम, बेटे इमरान फिरोज समेत 7 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा खरखौदा थाने में दर्ज हो गया है। पुलिस याकूब की अवैध संपत्ति चिन्हित करने में जुटी हुई है, जिसे जब्त किया जाएगा। इसको लेकर एसएसपी रोहित सिंह साजवान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। दिखाते हैं आपको। पूर्व हज मंत्री बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी पर पुलिस की कार्रवाई है। फिलहाल बात करेंगे, फिलहाल हमारे साथ मौजूद है एसएसपी रोहित सिंह सजवान। सर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है? ये थाना खरखौदा के अंतर्गत एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुल 7 लोगों के ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीदा बेगम, मोहम्मद इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी थाना खरखौदा के अंतर्गत ही एक अवैध रूप से संचालित मीट फैक्ट्री थी, जहां पर ये अवैध तरीके से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण गैरकानूनी तरीके से कर रहे थे और उसमें छापा पड़ा था और वो सब चीज़ें सही पाई गई थी। उसके आधार पर उसमें मुकदमे में चार्जशीट भी लगी थी और उसी आधार पर इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर चुकी है याकूब कुरैशी पर और अब ये बड़ी कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना है?
इसमें पूर्व में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसमें कुछ लोग जेल गए थे, कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं और इसमें याकूब कुरैशी और एक अन्य उनके बेटे, उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी चल रहा है और मफरूरी में इसमें चार्जशीट लगी थी और उसके आधार पर इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई एक इस तरह से की जाती है कि इसमें जो आपके अवैध रूप से संपत्ति जो अर्जित की गई है गैरकानूनी तरीके से, उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई इसमें भविष्य में की जाएगी। पहले पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी, अब उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। कितनी बड़ी कार्रवाई है, क्या पुलिस की सफलता है? लगातार देखा जाए याकूब कुरैशी फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। इसमें एक अलग से टीम लगा दी गई है और जो जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी और लगातार इसमें प्रयास चल रहा है और जल्दी ये कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि याकूब कुरैशी के लिए स्पेशल टीम लगाई गई है, जल्द ही याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1। नोएडा पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप को भारतीय किसान संगठन एकता ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गिरफ्तार किए गए किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और उन्हें तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद सराय घासी ने कहा कि दादरी एनटीपीसी पावर प्लांट के बाहर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों को जेल भेजा गया है, जो सरासर गलत है। पुलिस की लाठीचार्ज से कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद पूरे वेस्ट यूपी के किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अफसरों के दफ्तर का चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसानों की किसी ने बात नहीं सुनी, जिसके बाद किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा। गाजियाबाद के मोदीनगर में गन्ना समिति की ओर से बनाई गई सड़कों में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। खबरों की माने तो सड़क बनाने का टेंडर मेसर्स अंशु कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि उच्च अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर सड़क निर्माण के कार्य में सरकारी मानकों को अनदेखा कर दिया गया। यहां तक कि कंपनी की ओर से उन सड़कों के लिए भुगतान भी ले लिया गया है जिनका निर्माण भी अभी नहीं हुआ। आरटीआई की रिपोर्ट में हुए खुलासे के अनुसार उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की सांठगांठ से ठेकेदार ने कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य को पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया है। वहीं जब मामले की शिकायत की गई तो गाजियाबाद जिलाधिकारी की ओर से मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई, जो जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार और प्रशासन को सौंपेगी। अंबेडकर नगर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने के मामले को लेकर प्रदर्शन और बवाल के बाद उपद्रवियों पर लाठीचार्ज और प्रदर्शन में शामिल महिलाओं पर कार्रवाई की जांच के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल अंबेडकर नगर पहुंचा। सपा के प्रतिनिधिमंडल में 15 सदस्य शामिल रहे। आपको बता दें कि जलालपुर में के वाजिंदपुर में 6 नवंबर को बवाल हुआ था। जालौन में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने ट्रक चालक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं चालक और खलासी को हाथ पांव बांधकर एक्सप्रेसवे के नीचे फेंका गया। आपको बता दें, बदमाश ट्रक और रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस पहुंची। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हुई। आपको बता दें, फरार पत्नी ने पति को दुष्कर्म और 3 तलाक में फंसाने की धमकी दी। फिलहाल पीड़ित पति ने थाने में गुहार लगाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बिजनौर से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रेमी संग फरार हुई 4 बच्चों की मां। बरेली से अगली खबर आपको बता दें, सिगरेट उधार नहीं देने पर महिला की हत्या कर दी गई। महिला को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। पड़ोस के दबंग ने उधार मांगी थी सिगरेट और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मीरगंज थाना इलाके के ललितपुर गांव की वारदात बताई जा रही है। कुशीनगर के बरवापट्टी थाने के एक गांव में शौच के लिए गई नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। बता दें, नशीला पदार्थ खिलाकर 1 सप्ताह तक बंधक बनाकर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि नाबालिग के गांव की एक महिला पर भी अपहरण में शामिल होने का आरोप लगा है। फिलहाल
पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। बरेली से अगली खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या की गई। कृषि भूमि पर कब्जे का विरोध करने पर हत्या की गई। गांव के मुखिया नत्थूलाल और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी बाप बेटे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के टांडा सिकंदरपुर गांव की पूरी वारदात बताई जा रही है। बुलंदशहर में जिला कारागार के जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल जेल की दशा बदलने में जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में जेल में बंदी सुधार कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कैदियों को जेल के भीतर परिवार जैसा माहौल दिया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जिला कारागार पहुंची और जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल से खास बातचीत की। बुलंदशहर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए किस तरीके के सुधार किए जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए हमारे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बुलंदशहर के सुप्रिटेंडेंट आर.के. जायसवाल जी। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर बंदियों के लिए और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, सर्वप्रथम आपको तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, चूँकि आप लोग मीडिया जगत से हैं और मीडिया जगत एक अहम कड़ी होती है किसी की छवि को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए। तो हमारी भी प्राथमिकता ये रहती है आपके माध्यम से आम जनमानस में जो जेल की नेगेटिव छवि है, सर बंदियों के सुधार के लिए किस तरीके के यहाँ पर देखिए, सुधार के लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम या सुबह शाम जो भजनों का, चाहे गायत्री मंत्र का हो या मुंतजय मंत्र का हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बंदियों के बीच में बजाया जाता है। योगा का रेगुलर कार्यक्रम चल रहा है। जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से बंदियों को जो है काफ़ी सुविधाएं दी जा रही, जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या उनकी और जो भी समस्याएं, परिवार की समस्या, घर परिवार की, कोर्ट की जो भी समस्याएं, उनको दूर करने के मैं हमेशा एक प्राथमिकता में देता हूं और सीधे बंदियों के बीच में जाके उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं या संवाद करके उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। सर, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर कोई आप प्रयास करते हैं या क्या, किस तरह? देखिए, पहले इस कारागार में हाई स्कूल इंटर शिक्षा की बात करें तो हाई स्कूल इंटर के प्राइवेट फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। इस बार करीब 20 बच्चों ने हाई स्कूल इंटर के प्राइवेट फॉर्म भरे हैं। उनकी जो फीस की बात थी वो भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जमा कराए। इग्नू में भी तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में बंदियों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं और कक्षा 1 से 8 के बीच में जो परीक्षाएं हैं BSA के माध्यम से उनकी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया गया, उनका एग्ज़ाम होगा, उनका रिपोर्ट कार्ड है। जो निरक्षर बंदी हैं उनको भी साक्षर किए जाने का प्रोग्राम कारागार में रेगुलर चल रहा है। या आप कह लीजिए कि सभी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो उनकी समस्याएं हैं या खाने की क्वालिटी है, खाने की क्वालिटी में मैंने काफ़ी फोकस किया है। चाहे कोई पर्व हो, जैसे इस बार दीपावली का पर्व था या ईद बकरीद का जो भी पर्व है, जेल मैनुअल में भी जो नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जैसे ईद बकरीद में उनको सेवई देने का प्रावधान है वो भी लागू किया गया। जो मेन चीज़ दीपावली में भी बंदियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। जो जेल में बंदी हैं, जैसे जेल में कोई भी आता है तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि अवसाद में रहता है तो उनकी काउंसलिंग करके, कोई बंदी ऐसा है कि उसके घर वाले मिलने नहीं आ रहे, उनके घर वालों से संपर्क करने या जो कारागार में दूरभाष PCO स्थापित है उसके माध्यम से उनकी वार्ता करा करके कि उनको लगे कि नहीं, जेल में भी अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और बंदियों के हित में काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ में सुप्रिटेंडेंट आर.के. जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जेल में भी जो शिक्षा को लेकर वो बेहद संजीदा हैं। साथ ही साथ आम जनमानस की जो जेल के प्रति सोच है उसको बदलने के लिए भी उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। बुलंदशहर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए परविंदर लोधी। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन जी है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, क्या कुछ आदेश आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि जो 17 मई और 20 मई का सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम अरेंजमेंट है, जिससे शिवलिंग के एरिया को सील करने का आदेश दिया गया था, वो सीलिंग का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब अब पहले एक समय सीमा दी गई थी 8 हफ्ते की 7/11 की एप्लीकेशन के बाद, अब कोई समय सीमा नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जब तक फर्दर कोई आदेश नहीं पारित करता है तब तक वो सीलिंग का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ जो हमने मांग की थी कि बहुत सारे सूट्स वहाँ बनारस के सिविल कोर्ट में फाइल किए गए हैं, वो सारे सूट्स कंसोलिडेट किए जाएं, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दी कि सारी
पेटिशंस और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे रेस कर सकते हैं। सर चूंकि आप शुरू से इस केस को लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष का पक्ष भी रख रहे हैं कोर्ट में, तमाम कोर्टों में, किस तरीके से कार्बन डेटिंग की अगर हम बात करें वो प्रक्रिया कहाँ तक गई है? वो प्रक्रिया देखिए, हमने उसके लिए एप्लीकेशन दी थी जिला जज साहब के सामने और 14 अक्टूबर को वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। उस ऑर्डर को हमने इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई 21 नवंबर को होनी है। उस पर एएसआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका जवाब मांगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, श्रृंगार गौरी को लेकर किस तरीके से पूजा श्रृंगार गौरी की सुनवाई वहाँ इस समय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने चल रही है नियमित रूप से, और उसमें अगली डेट जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में पड़ेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अग्रिम आदेश तक यथावत जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में मैनपुरी सदर से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ पहले भी ध्वस्त हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।